आपको मालूम होगा कि दुनिया भर में इस समय फूड क्राइसिस के परिणाम आने, रुझान आने शुरू हो गए हैं। जैसे नहीं होता है कि चुनाव होता है तो चुनाव के तुरंत बाद में चुनाव के रुझान आने शुरू हो जाते हैं कि साहब कौन सी पार्टी बढ़त बनाएगी, कौन सी पार्टी पीछे रह जाएगी, किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। युद्ध के भी रुझान आने शुरू हो चुके हैं जनाब। युद्ध के रुझानों में मैंने आपको बताया कि भारत का फॉरेक्स कम हो गया है। मैंने आपको बताया कि दुनिया भर में जो अनाज लिए कटोरे में फिरता है यूक्रेन, रशिया ने उसी कटोरे पर धमाका बोल दिया। दुनिया भूखी मर रही है जनाब। भूख के हालात बताएं आपको, आप देख नहीं पाएंगे। बहुत बुरा हाल चल रहा है जनाब इस समय। जनाब जरा न्यूज़ पर गौर फरमाएं, क्या हालत हो रखी है। एक बार के लिए देख लीजिए आप। कुछ न्यूज़ दिखाता हूं आपको ताकि आपको ये समझ में आ जाए। हालत ये है मेरे प्यारे साथियों, कुछ न्यूज़ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि थाईलैंड के अंदर लोग होर्डिंग लेके घूम रहे हैं भूख के मारे। लेबनान में 1 महीने का अनाज बचा है खाने के लिए, सोच के देखिएगा। साथियों इराक के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि खाने के लिए दाने नहीं बचे हैं। विचार करिए, युद्ध किसने लड़ा? यूक्रेन और रशिया ने। किसने सबसे ज्यादा दुर्गति करवाई? अमेरिका ने। वॉर क्रिमिनल का टैग किसको दिलवाया? रशिया को। कि अमेरिका वाले कह रहे हैं कि वॉर क्रिमिनल कहो रशिया को, लेकिन हो क्या रहा है? भूखा कौन मर रहा है? भूखा मर रहा है जनाब इराक, भूखा मर रहा है जनाब थाईलैंड, लेबनान, यमन। हालत खराब है जनाब। न्यूज़ देखिए, लेबनान के अंदर सरकार ने कह दिया है कि केवल 1 महीने का गेहूं बचा है हमारे पास। इराक के अंदर तो सड़कों पर लोग उतर आए हैं। लोगों का कहना है कि इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है भोजन का, करें क्या। हंगरी ने सभी प्रकार के अनाज का इंपोर्ट रोक दिया है क्योंकि इतना महंगा अनाज खरीदेंगे तो वैसे ही हंगरी वाला हंगरी हो जाएगा। रियल में हंगरी का मतलब भूखा हो जाएगा। विचार करिए, लेबनान के अंदर व्हीट जो है वो 1 महीने तक का ही भोजन पूरा कर सकता है। स्थितियां आपके सामने हैं। अल्बेरिया न्यूज की, इराक के प्रोटेस्ट की। विचार करिए, रशिया ने जब से यूक्रेन पर धमधावा बोला है, हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा आप इससे लगा लो कि इंडोनेशिया के अंदर खाद्यान्नों की बढ़ी कीमत के चलते हुए पाम ऑयल का एक्सपोर्ट रोक दिया है। हंगरी ने ग्रेन एक्सपोर्ट रोक दिया है। सर्बिया ने वेजिटेबल ऑयल एक्सपोर्ट रोक दिया है। कह रहे हैं कि युद्ध के कारण हमारा सामान आएगा ही जाएगा नहीं। और इसी बीच में मैंने आपको एक न्यूज़ और पढ़ाई थी जिसमें आपको मालूम होगा कि मिस्र समेत दुनिया के लगभग 12 देश ऐसे हैं जो भारत से गेहूं परचेज करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं कि आप हमें अपना गेहूं बेच दो। खाद्यान्न संकट, भुखमरी, अरे ये विश्व युद्ध नहीं तो क्या है जनाब। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी स्थिति है, इसे समझने की जरूरत है। एक दिन पहले ही मैंने आपको ये पढ़ाया है, रूस को छोड़ करके मिस्र जो है वो भारत से गेहूं परचेज कर रहा है। ये जानकारी मैंने आपको एक दिन पहले ही कराई है। उम्मीद है आप लोगों को पता चल जाए। फूड प्राइसेस का बढ़ना, वैल्यू सिस्टम के अंदर सप्लाई चेन का बाधित होना दुनिया भर के लोगों को इस समय भुखमरी के नतीजे दिखा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि कई जगह पर तो 1 महीने के अंदर 70% तक अनाज की कीमतों में वृद्धि हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहां पर ये जो आपको जो येलो रंग में दिख रही चीजें हैं, इससे आपको पता चल रहा है कि विश्व के अंदर दुनिया, आधी दुनिया ऐसी है मेरे प्यारे साथियों जहां पर फूड की इनसिक्योरिटी है और कई जगह सीवियर फूड इनसिक्योरिटी चल रही है। दुनिया भर को उम्मीदें किन 2 देशों से थी? रशिया से और यूक्रेन से थी। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? याद होगा ज्योग्राफी के अंदर यह सवाल बहुत बार पढ़ाया जाता है कि दुनिया में अनाज का कटोरा कहा जाता है यूक्रेन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ये जितना अनाज पैदा करता है उसका कम से कम 2.5 गुना अनाज एक्सपोर्ट करता है। देखो बेटा, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, शायद मेरे पीछे होने की वजह से ना दिख रहा हो, ये समझिए कि ये यूक्रेन का फिगर है, तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर लगभग 2.5 गुने का अंतर है। वहीं पर रशिया जितना अनाज खुद के लिए रखता है, खुद का कंजप्शन जितना करता है, उसका जस्ट डबल ये एक्सपोर्ट करता है। यानी यूक्रेन के अंदर सेल्फ कंजप्शन का 2.5 गुना एक्सपोर्ट है।
इंडिया में उल्टा है, हम दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गेहूं पैदा करते हैं, लेकिन कुल दुनिया में होने वाले एक्सपोर्ट का 1% एक्सपोर्ट भी हम नहीं करते हैं। आप सोच के देखिए कि दुनिया के अंदर जो कुल गेहूं का उत्पादन, कुल गेहूं का जो एक्सपोर्ट होता है ना मार्केट में, उसका 18% रूस से होता है, उसका 10% अकेला यूक्रेन से होता है। और ऐसी स्थिति में युद्धग्रस्त जब ये देश चल रहे हैं तो फिर खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न क्यों नहीं होगी? मेरे प्यारे साथियों, एक बहुत गंभीर प्रश्न है, और ये इतना गंभीर प्रश्न है कि इस प्रश्न को आप सबको बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। देखिए, आप सोचते होंगे कि आपके सोचने से क्या फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि असल में आप और हम जो है ना, अब सामान्य नागरिक नहीं है। हम देश का वो युवा है जिसके द्वारा किस प्रकार की न्यूज देखी जा रही है, किस प्रकार के विषयों पर चर्चा की जा रही है, ये सरकार को भी पता चलता है। आज आप और हम जो ये बातें कर रहे हैं ना, ये सरकार के पास भी जा रही हैं। आपके किसी ना किसी ट्विटर से, आपके किसी ना किसी सोशल मीडिया से, यूट्यूब से सरकारी तंत्र को सब पता चल रहा है कि देश किस बारे में चिंतित है। अमेरिका के प्रतिबंधों से चिंतित है या अमेरिका के लालच से प्रतिबंधित है? देखिए, आप सोच के देखिए, आज ये हालत पैदा क्यों हुए? क्योंकि अमेरिका ने अल्टीमेटली किया क्या मेरे प्यारे साथियों? अमेरिका ने यूक्रेन को अपने साथ लेने का लालच दिया और उससे सारा मसला बिगड़ गया। और वो मसला बिगड़ा और रशिया जो है वो उसके ऊपर कूद पड़ा। परिणाम आपके सामने है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसी बीच में एक और बड़ी बात आपको समझ में आनी चाहिए, इसके बारे में भी मैंने आपको सेशन कराया था, आपको याद होगा। हाल ही में रूस ने दुनिया को समझाया था कि देखो, तुम लोग मुझ पर प्रतिबंध लगा रहे हो, पहले यह डिसाइड कर लो कि असली दुश्मन कौन है, मैं दुश्मन हूं या अमेरिका दुश्मन है। वो अमेरिका जो मुझ पर प्रतिबंध लगा के पूरी दुनिया को संकट में डाल रहा है। कैसे? आप रूस को देखिए एक बार के लिए। रूस ने कहा कि अल्टीमेटली मेरे यहां पर फर्टिलाइजर पैदा होता है। दुनिया का जितना भी फर्टिलाइजर पैदा होता है ना, आपको मालूम होना चाहिए, भारत जो है लगभग आधा अपने उपयोग में आने वाला जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, वो इंपोर्ट करता है। आप सोच के देखिए कि दुनिया के कुल एक्सपोर्ट का 15% फर्टिलाइजर अकेला रूस एक्सपोर्ट करता है। ऐसी स्थिति में यदि अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जहाजों से सामान आके नहीं निकल पाता है, तो अल्टीमेटली खाद्यान्नों का संकट तो पैदावार पर भी पड़ेगा। आप इस प्रकार से सोचिए कि अभी तो खाने के लिए भोजन नहीं है, बाद में उगाने के लिए भी आपके पास अनाज नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजर्स का आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट रोक दे रहे हैं। अल्टीमेटली इस युद्ध का जो परिणाम है ना, वो 2 देशों तक सीमित रह सकता था, लेकिन इसका वैश्विक जो परिणाम है, ये अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों ने, अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित राष्ट्रों ने अपने प्रभाव को दुनिया के गरीब देशों पर लाद दिया है। यह समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। ठीक है ना भाई, ये 2 देशों का आपसी मैटर था। आज भारत पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दे, भारत पाकिस्तान को कल अपने आप में मिला ले, ये हमारा अपना मामला है भाई। हमारा बालक है, हमसे नाराज होकर के गया हुआ है, हमारा हक बनता है कि नहीं बनता है कि हम उसको गले लगाएं, हम उसके पास जाएं, उसके घर में रहें, उसके साथ में उठे बैठे, उसे अपने साथ में लेकर के आएं? ये हमारा हक बनता है कि नहीं बनता है? ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि अमेरिका आ जाए और कहने लगे कि नहीं, भारत ने गलत तरीके से पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। अरे भाई, तो ऐसी स्थिति में तुम खामखा क्यों बीच में आ रहे हो यार? हमारा आपसी मसला है। कभी भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है, कभी बाप बेटे के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो बाप होता है, मनाने जाता है कि नहीं जाता है? रशिया भी वही कर रहा है। बड़ा भाई है, छोटे भाई को साथ में लेने की कोशिश कर रहा है कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, हैं? अब ऐसी स्थिति में कल को अगर हम पाकिस्तान को मिला लिए अपने आप में, तो क्या फिर से आप ये बात मानोगे? हम तो नहीं मानेंगे, हम लड़ाई कर लेंगे, नाराज हो जाएंगे, हम खामखा बातें करा लो। हाँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वर्ल्ड के अंदर जो फूड का क्राइसिस है, वो अब केवल और केवल एक वजह से नहीं है, अपितु पूरी तरह से दुनिया के प्रभाव क्षेत्र का उस पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना? आपको मैं कुछ तथ्य बता दूं, दुनिया भर के अंदर जितना सोयाबीन का तेल, ये सनफ्लावर जो होता है ना, सूरजमुखी जो है, वो एक्सपोर्ट होता है, उसका मेजर जो एरिया है वो यूक्रेन के द्वारा किया जाता है। साथियों, यूनाइटेड नेशंस की बात माने, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर हम बात माने ना, तो 35 मिलियन लोग अभी ऐसे हैं जो भयंकर भुखमरी की रिस्क पर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यूक्रेन की वजह से ग्लोबल फूड क्राइसिस पैदा होगा, ये बात मानकर चलिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात माने तो ये मान लीजिए
लीजिए कि पूरी दुनिया में 71 मिलियन डॉलर का खर्चा जो है ना वो 3.8 मिलियन लोगों के राशन के ऊपर बढ़ चुका है। ये एक अलग फिगर है साथियों, जिसकी वजह से दुनिया भर के अंदर तमाम प्रकार के संकटों को यहां पर देखा जा रहा है। लेबनान के अंदर व्हीट क्राइसिस है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब ट्यूनीशिया के अंदर क्या हुआ है कि ये इसका चेहरा देखो यार एक बार, ये तो हम खुद भी नहीं देखे हैं। कुछ याद आ रहा है इसका? बताओ किस किस इसके कलाकार से इसका चेहरा मिलता है? आपको याद है वो कौन सी अरे यार वो मिस्टर इंडिया के अंदर अमरीश पुरी था ना, क्या नाम था उसका? अमरीश पुरी किस रोल में था वो याद नहीं आ रहा है आपको इसको देख करके? और अग्निपथ का वो संजय दत्त लग रहा है। ये देखो, ट्यूनीशिया का प्रेसिडेंट कह रहा है कि डिक्लेयर वार ऑन फूड प्रॉफिटियरिंग, मतलब अगर किसी ने खाद्यान्न का रोक करके उसके ऊपर ज्यादा कीमत वसूली तो उसके ऊपर युद्ध हो जाएगा। दुनिया भर में भाई साहब अनाज की लड़ाई होगी। मैं कह रहा हूं आपसे, आप देख लो, आने वाला संकट बहुत बड़ा है भाई। लेकिन इस बीच में भारत जो है ना वो दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। पता है आपको भारत कहां खड़ा है? आप सोच के देखिए, दुनिया के देशों में जहां 1 महीने का अनाज बचा है, भारत अपने अगले 3 सालों का, आप सोचिए कि भारत की 140 करोड़ आबादी जो है उसको भोजन कराया जा सके, ऐसा भोजन हम अगले 3 सालों के लिए अपने पास इकट्ठा करके रखे हुए हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए भारत के पास में जो कुल खाद्यान्न है ना, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा, मोगेम्बो, हाँ मुझे भी मोगेम्बो की याद आई इसकी वजह से, है ना। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये यहाँ पर जो मतलब इसके पास में जो कुल खाद्यान्न बचा है ना, इसका अंदाजा आप इस भारत के पास से दुनिया की उम्मीदें क्यों बढ़ रही हैं वो मैं आपको बता दूं। क्योंकि भारत जो है उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे पास में दुनिया के कुल खाद्यान्न का मतलब अपने पास आने वाली 140 करोड़ आबादी को अगले 3 सालों तक भोजन कराने के लिए पैसा है। दैट मीन्स वी आर वेरी मच एफिशिएंट कि हम आने वाले परिवारों का भोजन दे सकें, उनका घर भर सकें, ये हमारे पास साधन उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए आज सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे एसएससी के विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें कि हमारी जो प्राइसेस है ना वो बढ़ने जा रही हैं। यदि आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करके कोर्स ले सकते हैं और एसएससी कैटेगरी के अंदर बढ़ रहे प्राइसेस से बच सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तमाम क्लासेस आपको एक ही सब्सक्रिप्शंस में प्राप्त हो सकती हैं। आइकॉनिक जो प्राइसेस हैं यानी कि आइकॉनिक कोर्सेज जिसमें हम मेंटरशिप देते हैं उसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप यूपीएससी के सब्सक्रिप्शंस लोन फैसिलिटी के साथ भी यूज़ में ले सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।